तो दोस्तों, कैसे हैं आप? लेसन नंबर 3, 4, 5 जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे थे, उसका हमने पार्ट 1 देखा। 3 ही क्वेश्चन कर पाया था मैं। 30-35 मिनट का वीडियो रहा था वो। थोड़ा सा हर चीज़ को खोल कर समझाते हुए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। लास्ट चांस है अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने का, अपनी तैयारी को मजबूत करने का, परीक्षा में गढ़ फतेह करने का, अपनी मार्किंग को बढ़ाने का, अपने रिजल्ट को बढ़ाने का, एक बार पूरी जी जान लगाने का लास्ट मौका है। तो यदि आपने ये सब कर डाला तो आपकी आगे की जिंदगी हो जाएगी झिंगा लाला। तो बात इतनी सी है, साधारण जिंदगी जीनी है तो नॉर्मल पढ़ते रहिए, मेंटोस जिंदगी जीनी है तो चतुराई से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आज फिर बात करेंगे। सेम वही हमारा तरीका रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनके कुछ आंसर रहेंगे, साथ ही साथ उनके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस जो रखे हैं मैंने, वो इस तरीके से रखे हैं जो थोड़े कंफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस पे भी बात करके नए सवालों की रूपरेखा बना सके, नए सवालों पे डिस्कस कर सके कि नए क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। कई बार ऑप्शन से भी किस तरह से सवाल निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ डालूंगा तो बोरियत हो जाएगी। क्वेश्चंस लिखो, आंसर टिक मारो, क्वेश्चन लिखो, आंसर टिक मारो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया है और उसके जो ऑप्शंस रखे हैं उनमें ही कुछ नए क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। शुरू में लेवल थोड़ा धीरे धीरे कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 हम अच्छे लेवल की ओर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप अपने आप को अच्छे से सेल्फ एग्जामिन करेंगे। वीडियो पॉज करिएगा, सवाल पढ़िएगा, अपने आंसर अपने मन में सोचिएगा, देन वीडियो से अपना आंसर मैच करिएगा और ये देखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ क्या वही कॉन्सेप्ट है या कुछ और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप यहाँ पहुंच रहे हैं। तुक्का नहीं लगाना है। ऑप्शंस और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों यहीं पर ही दे दिए मैंने, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा नहीं दिया मैंने, रिक्त स्थान जैसा नहीं दिया है, ऑप्शंस बना के दिए। लेकिन आपको ये करेक्ट पता होने चाहिए। टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे और वही हमारे बेड़ा पार लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, यहाँ तक हमने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और इसीलिए मैंने ये स्क्रीन पे लगा रखा है ताकि आपको पता चले कि इस तरह से यहाँ तक खत्म हुआ था और अगली सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा चीज है जो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। यह सवाल क्यों दिया है पता है आपको? क्योंकि जब मैंने ये सवाल पहली बार किसी से पूछा था तो उन्होंने ऐसे किया कि यार टेम्परेचर की बात चल रही है, नेचर ऑफ मटेरियल की बात चल रही है, इन दोनों पे एक ही चीज डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, सॉरी, उन्होंने इस पर क्लिक कर दिया। उन्होंने बोला कि सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी तो यही है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी तो यही है, और ये दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, प्रकृति पे, नेचर पे। उन्होंने इस पे करेक्ट कर दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला सर रजिस्टेंस जो होता है ना भाई, वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और पदार्थ की प्रकृति मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ यार, प्रकृति यानी नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो, इसने तो टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति पूछा है सर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पूछा है, तो यही तो ऑप्शन हुआ सही, और उन्होंने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया। अब बात समझो, दो चीजों के जो नाम लिए उन दो पे ये भी तो डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, और ये भी डिपेंड कर रहा। वो अलग बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो और बाकी 2 चीजों पे भी डिपेंड कर रहा है। ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और एरिया यानी मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है, थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ये 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन 2 चीजें वो इसमें भी है, इसमें भी ये कॉमन है कि नहीं है, हाँ कि ना? यदि दोनों में कॉमन है, इसका मतलब प्रतिरोध भी इस पर डिपेंड करेगा और प्रतिरोधकता भी इस पर डिपेंड करेगी, यानी दोनों चीजें डिपेंड करेगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी, यानी हमारे डी ऑप्शन में मैंने डाला ए और बी करेक्ट आंसर होगा। हो ना गलती की गुंजाइश, और हमको एक ही मौका मिलता है भाई, हम गलती जरूर करते हैं वहां पे। ये गलतियां नहीं करनी है, इसी से तो सबक सीखते जाना है, हमें अपने आप को तैयार करना है और इस तरीके से तैयार करना है कि ऑप्शन देखते टिक करे, कंफ्यूजन की कोई स्थिति रहे ना। ठीक है, क्योंकि जब एक ऑप्शन को देखते हैं सही लगता है, दूसरे को देखते हैं वो भी सही लगता है, तीसरे को देखते हैं वो और सही लगता है, चौथे को देखते हैं वो भी सही लगता है, चारों सही में समझ में नहीं आता असली सही कौन सा है।
बस उन्हीं का भेद करना है, उन्हीं में डिफरेंस समझना है, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए है। ठीक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये केवल एक चीज़ पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे। अभी मैंने बताया था जस्ट पिछली वाली सीरीज में पदार्थ की प्रकृति पे, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में डाला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 पे बताया था मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जो कि आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है। ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। इसे अल्फा बोलते हैं। यदि आप कंडक्टर की बात करें, चालक की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है। और यदि मैं अर्धचालक की बात करूं, अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर, उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी यहाँ वैल्यू मैं हाई बोल सकता हूँ, यहाँ वैल्यू मैं लो बोल सकता हूँ। अब कोई भी हो चालकों में, ये जरूरी नहीं है कि मैं केवल कॉपर की बात कर रहा हूँ, कॉपर भी हो सकता है, एयू भी हो सकता है, एजी भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कोई भी हो यार। और चालकों में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी हो सकता है, सबके लिए नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है। तो मैं सीधा कहता हूँ पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है। टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि फॉर्मूले में जब ये आता है, जैसे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो ये फॉर्मूले में आता है, बट टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठंडा होने पे इसकी वैल्यू अलग हो जाती है और गर्म होने पे इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है। ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें। ठीक है। आगे देखते हैं हम, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करें। प्रतिरोधों के, देखो प्रतिरोधों के किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है? यानी ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का जिसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस को मैं लिखता हूँ R तुल्य, या मैं कह सकता हूँ R इक्विवेलेंट, ये जुड़ने वाले से भी सबसे छोटा हो, लेस देन स्मॉलर रेजिस्टेंस, जो जुड़ रहा है उससे भी छोटा हो। अब देखो दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है R का, R1 प्लस R2। मैं 1 और 2 मानता हूँ, R1 की वैल्यू मानता हूँ 1, R2 की वैल्यू मानता हूँ 2। आप आराम से देख सकते हैं कि 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 ओम आएगा। एक फॉर्मूला होता है 1/R का, 1/R1 प्लस 1/R2। मैं इसको सीधा लिखता हूँ, R का फॉर्मूला R1 R2 R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला है ना। सिंपल सा फॉर्मूला ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद ही आता है। ठीक है। जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है उनको ये बात पता होगी। R1 1 माना, R2 2 माना, R1 प्लस R2 1 प्लस 2, तो R बराबर 2, नीचे आ गया 3। यदि मैं इसको देखूँ, ठीक है, 2/3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 0.6 आता है मेरे हिसाब से, 67 ओम। देखो यहाँ पर 3 ओम मिल रहा, यहाँ पे इतना ही मिल रहा। अच्छा यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा, यानी इसमें वैल्यू कैसी आ रही है आपकी मैक्सिमम, और यहाँ वैल्यू आ रही मिनिमम, क्योंकि आपने 2 लोगों को जोड़ा था, 1 और 2 को। जो आंसर आ रहा ना वो छोटे वाले से भी छोटा आ रहा। देखो छोटे वाले से भी क्या आ रहा है, छोटा। छोटा कितना था हमारा 1 ओम, आंसर उससे भी छोटा आ रहा। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस काफ़ी कम करना पड़े, रेजिस्टेंस आपको काफ़ी कम करना पड़े, जैसे गैल्वेनोमीटर में करते हैं, तो उस समय आपको समांतर क्रम में जोड़ना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वोल्ट किसका मात्रक है, यानी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वोल्ट है। ठीक है। वोल्ट किसकी यूनिट है। ईएमएफ, पहले आते हैं ईएमएफ। यार यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बल को देखकर, सोचते हैं ये फोर्स होगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये विभव ही है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल ही है। ये भी पोटेंशियल है। फिर फर्क क्या है? देखो ये तो अपन को पता है कि ये विद्युत क्षेत्र से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा होता है। तो ये भी जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा होता होगा। बस फर्क ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है संरक्षित इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो असंरक्षित होता है, यानी नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, नॉन कंजर्वेटिव। ये कब आता है? ये जो आता है वो आता है स्टेशनरी चार्ज से, यानी स्थिर आवेश से। ठीक है। स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज ये कब आता है? ये आता है जब चार्ज मूव करे तब। ये कब हुआ? ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से। ठीक है। बी में चेंज, या फ्लक्स बोल देता हूँ, 5B में चेंज। ठीक है। जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, ये ईएमएफ आता है जब आपका चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। ये आपने फैराडे के नियम में पढ़ा होगा।
ठीक है। तो ये हैवी वोल्टेज बस इसकी पैदाइश जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ पैदा होता है। तो इसकी यूनिट भी भाई वोल्ट ही होती है। ये जो है ये अपन लेसन नंबर 1 और 2 में पढ़ते हैं, ये लेसन नंबर 6 में पढ़ते हैं अपन। वैसे तो लेसन नंबर 3 में भी इसकी डेफिनेशन है वो, लेकिन वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो इसकी एक कंडीशन है कि जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल ओपन सर्किट में हो, एक कंडीशन है, नॉट अ डेफिनेशन। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में जब हम 6 चैप्टर में जाएंगे, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जब चार्ज खड़े होते हैं, स्टेशनरी चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं, उनसे एक विभव पैदा होता है, पोटेंशियल पैदा होता है, उसको विभव बोलते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, ये 2 गए। टर्मिनल वोल्टा, टर्मिनल वोल्टेज वो होता है कि जब सेल लगाते हैं तो सेल को जब हम किसी क्लोज सर्किट में जोड़ते हैं, जैसे सेल है, बैटरी या सेल बोल दूँ, उसको मैं किसी बल्ब से जोड़ दूँ तो करंट फ्लो होता है, तो कुछ ना कुछ अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, अंदर लॉस होने के बाद में जो बचता है वो हमें बाहर मिलता है, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है तो वोल्टेज ही, तो ये भी वोल्ट ही होगा। ठीक है, विभव प्रवणता भाई इसका नाम देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, यानी विभव यानी पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, डीवी अपॉन डी आर, और डीवी अपॉन डी आर की जो यूनिट होती है ना वो वोल्ट अपॉन मीटर होती है। क्लियर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो आप इसे न्यूटन अपॉन कूलाम भी कह सकते हैं। तो इसकी यूनिट वोल्ट नहीं होती, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको मैं गलत लिख देता हूँ, और ये मेरे 3 ऑप्शन जो है वो सही है। इन तीनों की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। मैंने तीनों को इसीलिए शामिल किया है क्योंकि एग्जाम में किसी एक के बारे में पूछते हैं, जिसमें से विद्युत वाहक बोलते हो कुछ ज़्यादा ही पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर चालकों में परिवर्तित होगा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से समझना, तो कंडक्टर्स में क्या क्या चेंज होगा। अभी मेरी बात ध्यान से समझना, मैं पहले एकदम ध्यान से एक बार में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। आप पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए अपने को। देखिए ये पेन कैसा है, नहीं ये पेन तो इस जैसा ही मिलेगा, ये कैसा है, ये भी ऐसा ही है, मैचिंग ना हो, अलग अलग पेन हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। चलिए चलते हैं। देखो भाई, कंडक्टर की बात चल रही है ना, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लो पेज को, ये लो, कंडक्टर की बात चल रही है, चालकों की बात चल रही है। तो ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना भाई, एक एक चीज़ लिखूंगा यहाँ पे, देखो टेम्परेचर बढ़ना या घटना जो भी है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, तो भाई टक्कर बढ़ेगी, तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी, है ना, तो जल्दी जल्दी होगी, तो मैं उसको बोलूँगा रेट ऑफ कोलिजन, यानी टक्कर की दर बढ़ेगी। ये तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ गई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, टक्कर जल्दी जल्दी हो रही है ना भाई, तो उनके टक्करों के बीच का टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल घट गया। और जब ये घट गया ना भाई, तो रजिस्टिविटी बढ़ गई, रजिस्टेंस भी बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को मैं, कि जो रो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके विश्रांति काल के। ठीक है भाई, होगी मेरी बात समझे, रजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अब देखो और क्या बढ़ेगा, रजिस्टेंस बढ़ जाता है ना भाई, जब भी रजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग नहीं पाएंगे, तो अपवन वेग घट जाएगा, तो मोबिलिटी यानी गतिशीलता भी घट जाएगी, म्यू ये भी घट जाएगी, मोबिलिटी भी घटेगी। और भी कुछ बच रहा है क्या, और देख लेते हैं। क्या चेंज नहीं होगा, अल्फा में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक में कोई चेंज नहीं होगा। इसका पेन में चेंज कर देता हूँ, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा, ये क्या रहेगा, नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, और क्या नहीं बदलेगा, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई वो उतनी रहती है, वो कम ज़्यादा थोड़ी होती है, टेम्परेचर से नए पैदा थोड़ी हो जाते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की डिलीवरी ही चल रही है उधर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या रहेंगे, नो चेंज रहेंगे, वो भी नहीं चेंज होंगे। ठीक है, इनकी अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा ठीक है, प्रतिरोध बढ़ गया घट गया, प्रतिरोध बढ़ने या घटने से उनका रेजिस्टेंस या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो जो एक रजिस्टिविटी नाम की चीज़ होती है वो भी मैं लिख देता हूँ, रजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी घट गई। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसमें चेंज होती है। अब अपन बात करते हैं एक एक की। प्रतिरोध देखो, चालकों में परिवर्तन होने से क्या क्या परिवर्तित होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा भाई, सही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ध्यान से समझ लेना, मैं अभी बता देता हूँ एक एक चीज़।
एक एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, दोनों अलग अलग पेन से। ये लो, प्रतिरोध, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इसमें रेजिस्टेंस भी घटेगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा और इसमें रेजिस्टिविटी घट जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, मान लो। विशिष्ट प्रतिरोध, वही बात अभी बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, टेम्परेचर घट गया तो रेजिस्टिविटी घट गई। ठीक है। अपवन वेग, टेम्परेचर बढ़ा तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी तो अपवन वेग कम हो जाएगा, और टेम्परेचर घट गया तो अपवन वेग बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ ऊपर की साइड में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और साथ के साथ चलता हूँ। ठीक है, इधर देखो, एक एक चीज़ और बात करेंगे हम। यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रतिरोधकता बढ़ गई, यानी सॉरी प्रतिरोधकता, हाँ प्रतिरोधकता बढ़ गई तो चालकता घट गई। यदि टेम्परेचर आपका घट गया तो रजिस्टिविटी आपकी बढ़ गई, सॉरी रजिस्टिविटी घट गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। अति चालकता, देखो इसका लेना देना टेम्परेचर कम होने पे है। टेम्परेचर जब कम होता है ना भाई तो चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका घट जाता है और पदार्थ किधर चला जाता है, अति चालकता की स्थिति में जा सकता है। यदि टेम्परेचर धीरे धीरे और डाउन आता जाए तो एक कंडीशन में सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। और यदि टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी घट जाती है, तो कंडक्टर ही ढंग से नहीं हो पाता, सुपर कंडक्टर तो क्या ही बनेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कोई प्रभाव नहीं आता भाई, इसलिए हो गया नो चेंज। विश्रांति काल, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, क्योंकि टक्कर जल्दी जल्दी होगी और इसकी वजह से रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। टेम्परेचर घट गया तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा और रजिस्टिविटी घट जाएगी। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नो चेंज की स्थिति में रहेगा। अभी आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझिएगा इस बात को। इसीलिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए छाट के लाया। बहुत मेहनत लगी यार, 2-3 दिन लग गए इनको लेने में, पर डे 2.5-3 घंटे मैंने बैठे हैं, तब जाके ये क्वेश्चन बने। तो आराम से समझिए, आराम से कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करिए, ताकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। ज़्यादा टाइम ना खराब करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खूब सारे हैं हमारे पास। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कुछ होता है, यानी जो थर्मल कोफिशिएंट है, देखो थोड़ा सा मैं लिखने में ऊपर नीचे हो जाता हूँ तो माफ़ करिएगा। थर्मल कोफिशिएंट यानी ऑफ रजिस्टिविटी वो हाई कब होगी। अब देखो मैंने फिर बोला था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी 2 वैल्यू होती है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव जो होती है ना भाई, यहाँ से देखो पेन चला गया, तो नेगेटिव जो होती है ना वो अति चालकता नहीं, अर्धचालकों के लिए होती है। पढ़ना ध्यान से यार, जैसे मैंने गलती किया वैसे मत कर देना। ठीक है। और जो पॉजिटिव जो होती है ना वो चालकों के लिए होती है। अब जो पॉजिटिव वैल्यू उसको हम हाई बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, लो। तो मेरे को पूछा है हाई, उच्च, हाई यानी चालक। ठीक है। कम पूछता तो मैं क्या बोलता, अर्धचालक। वैसे कुचालक भी आते हैं, बट अर्धचालक ही बोलूँगा मैं ज़्यादातर। ठीक है। अति चालक के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, अति चालक जो है वो वैसे चालक ही होते हैं। ठीक है। बस जब टेम्परेचर डाउन कर दो तो एक कंडीशन आती है कि इनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है और रजिस्टिविटी 0 हो जाती है, उस कंडीशन में इन्हें अति चालक बोलते हैं। ठीक है। इस कंडीशन में कभी कभी ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कह देता है, काम आएगा। मैं ये लो वाला इधर लगा देता हूँ, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। कौन से पदार्थ होते हैं, बिस्मिथ, एंटीमनी, AU, AG, पानी, हीरा, डायमंड, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, खूब सारे ऐसे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए सही चुनना है, हमें बहुत काम की चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। चूज करेक्ट, क्या करेक्ट है इनमें। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि एक चीज़ ध्यान से, हमारे पास मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको फिर सही लगे सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। ये VI ग्राफ है और ये मुझे पता है ये ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। कौन सा नियम है, ओम का नियम। अब ओम का नियम ध्यान से समझना क्या है। ओम का नियम ऐसा कहता है कि जब आप V और I का ग्राफ बनाते हो ना भाई, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। पहली चीज़ तो क्या नहीं बदलनी चाहिए, इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता और रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, लेंथ पर, मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया, टेम्परेचर और एक है प्रकृति यानी नेचर पर। ये 4 चीज़ भी नहीं बदलेगी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। फिर आपको VA और I का ग्राफ खींचना है
और उसकी जो रेखा है लाइन वो सीधी लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, यानी ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को बताती है। अच्छा यहाँ पे कौन थीटा बनता है, एंगल थीटा बनता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं टेन थीटा है, यानी टेन थीटा को मैं बोलता हूँ ढाल या स्लोप। आई मेरी बात समझो, और ध्यान रखना थीटा हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आई की तरफ से बनेगा, देखो वी की तरफ से मत बना देना, वी की तरफ से तो हमेशा 90 माइनस थीटा बनता है, इसलिए आर को हम टेन थीटा लिखते हैं। कब? जब एंगल कहाँ से बनता हो, आई की तरफ से बनता हो, ध्यान देना। अभी एक और बात, अभी अपन ने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं, हम आराम से समझिए इस बात को। आई से कौन चाहिए ना, आई से चाहिए मुझे ये एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला कोण देखो, इसको मैं मान लेता हूँ θ1 और इस छोटे वाले को मान लेता हूँ मैं θ2। आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको θ1 बड़ा दिख रहा θ2 से, और tan थीटा का सीन क्या है, tan थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, मैं दोनों साइड tan लगा देता हूँ, tan θ1 tan θ2। tan थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है, जब आपको पता होगा 0 पे 0 होता है, 30 पे आते ही 1/√3 हो जाता है, और 60 पे जाते हैं √3 हो जाता है, 10 में ऐसा ही सीन आता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में ध्यान से देखना, θ1 बड़ा दिख रहा, θ2 छोटा दिख रहा, तो tan θ1 बड़ा दिख रहा, इसको मिटा देता हूँ, tan θ1 बड़ा दिख रहा है। और आपको मैंने अभी कहा था यहाँ पे देखो r जो है वो tan थीटा को बताता है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये रहा, r जो है वो tan थीटा को बताता है, यानी tan θ1 को मैं r1 लिख सकता हूँ और tan θ2 को मैं r2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब r1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, r2 की वैल्यू कम होगी। इतनी बात ही नहीं है, अभी और ध्यान से देखो, नीचे आके देखो यहाँ पर, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब, और रेजिस्टेंस कम हो रहा यानी टेम्परेचर भी कम हो रहा। इस बात पे आते हैं, R1 ज़्यादा है इसका मतलब इसका टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, R1 ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर 1 ज़्यादा रहा होगा और टेम्परेचर 2 कम रहा होगा, और यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर 1 पर जाता हूँ, ये लीजिए, और मेरा एक ऑप्शन सही है। मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ, कई बार ऐसा भी कह सकता है आपको कि जैसे मान लो आपको θ1 दे दे 30 डिग्री, θ2 दे दे 60 डिग्री, और आपको बोले R1/R2 निकालो ग्राफ से। कैसे निकालेंगे, तो R1 को मैं थीटा के रूप में लिखूंगा तो tan θ1 लिखूंगा, R2 को मैं लिखूंगा तो tan θ2 लिखूंगा, यहाँ से निकलेगा tan 30, यहाँ पे लिख दूंगा tan 60, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये √3 इधर जाएगा, 1/√3 इंटू √3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं R1 और R2 का जो अनुपात है वो 1/3 आएगा, 1:3 आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। और ये जो लाइन है ना भाई, ये जो ओम के नियम की लाइन है, ये हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा है? सीधी रेखा, ध्यान रखिएगा। ये बताती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बातें ध्यान रखिए भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे, अभी तक तो 35 वाले क्वेश्चन है। बायो-सावर्ट नियम से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बायो-सावर्ट नियम है, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले बायो-सावर्ट लॉ को, खाली जगह यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा। बायो-सावर्ट लॉ पे चले। देखो बायो-सावर्ट लॉ जैसे कहता है कि आपके पास एक तार है, इसमें कोई करंट आ रहा है आई, तो आप एक टुकड़ा तोड़ो। मैंने एक टुकड़ा तोड़ा, इस टुकड़े की जो लंबाई है वो मैंने ले ली dl, ये ले ली dl। यहाँ से कोई r डिस्टेंस के ऊपर यह पॉइंट P, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है μ0 I dl साइन थीटा। ये जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का कोण है, dl और r के बीच का। dl का कोण कहाँ से लें? dl को आप उसी डायरेक्शन में मानो जिधर I है, तो मैंने इधर ले लिया। I को आप उसी डायरेक्शन में मानो, r को डायरेक्शन इधर है, I और dl इधर हो गए ना आपस में एक दूसरे के इधर, ऐसे मतलब dl जो है वो I के डायरेक्शन में आ गया, तो थीटा जो है वो इधर बनेगा इन दोनों के बीच में। दोनों को एक साथ रख के देख लो ऐसे, बट r तो इधर घूम गया, इधर घूम गया, तो थीटा ये बन गया ना। थीटा यहाँ मत बना देना, फिर गलत हो जाता है। नीचे बचेगा 4πr²। यदि मैं यहाँ पे ऊपर भी r ले लूँ, नीचे भी r ले लूँ, तो d भी बराबर हो जाएगा μ0 I dl साइन थीटा r 4πr³। ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना वो dl और r के बीच में है, और अपन ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि a b साइन थीटा है, उसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b।
कई लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते थे आई क्रॉस डी एल। अरे यार आई तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कहाँ से लगाओगे तुम। दूसरी बात, पहली गलती तो ये होगी। दूसरी बात, थीटा जो है वो डी एल और आर के बीच है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे दोस्त। समझ, भांग का नशा करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आर और डी एल के बीच में कौन, तो मेरे पास तो डी एल यहाँ पे, आर का है तो आर लाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने आर रखा है यहाँ पर। तो म्यू नोट आई यहाँ रह जाएगा, डी एल और आर है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा डी एल क्रॉस आर, साइन थीटा गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन यहाँ पर रख दिया है। यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। अब मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे डायरेक्शन से मतलब है। और डायरेक्शन देखिए भाई यहाँ पे ऐसे बनेगी, डीबी की जो डायरेक्शन है ना वो डिपेंड करेगी डीएल क्रॉस आर पर। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। आपके दाएं हाथ को डीएल के साइड रखो, जैसे मैंने दाएं हाथ को अंगुलियों को ऐसे रखा और आर के साइड इन अंगुलियों को घुमा दिया। जब मैं ऐसे घुमाता हूँ तो अंगूठा मेरा अंदर की तरफ जा रहा, यानी देखो ना ये डीएल के डायरेक्शन में है ना ये आर के डायरेक्शन में है, इन दोनों के लंबवत है। इसका मतलब है डीएल और आर के लंबवत होगा। तो कभी कभी इसको बोलते हैं डीएल क्रॉस आर के लंबवत। तो डीबी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कहाँ होगा डीएल और आर के लंबवत। ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से सवाल ये था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। डीएल के डायरेक्शन में चांस ही नहीं है, आर के डायरेक्शन में चांस ही नहीं है, डीएल क्रॉस आर के साथ, हाँ भाई ये सही है, ठीक है। आर क्रॉस डीएल के साथ अब यही कंफ्यूजन है, पहले आगे कौन आ रहा, डीएल क्रॉस आर। यदि आप डीएल पे अंगुली रखते हैं, जैसे डीएल मेरा इधर है, आर मेरा इधर है, तो आप अंगुली रख के जब ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा अंदर के साइड जाएगा। अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर के साइड। अंदर को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर इसको देखो, आर डीएल को, यानी पहले अंगुली आर पे रखो, फिर आप डीएल के साइड घुमा दो, तो अंगूठा आपका ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर को डॉट ले लेता हूँ, चूंकि ये गलत है। डायरेक्शन में पहले डीएल आता है, बाद में आर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और मुझे पता है ये सवाल आ जाएगा, और यदि यही ऑप्शन रहे तो आप अधिकतर लोग डी और सी में कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन नंबर डी सही है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, और आप गलतियां करके आएंगे, ये मुझे पता है। ये कॉमन गलतियां होती है, इसलिए इस सवालों को मैंने यहाँ पर रखा है और इसी तरह के ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखीय पथ पे गति करे, जब कब करेगा, मतलब सवाल ये कह रहा है जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य क्षेत्र में सरल रेखीय पथ पे गति करेगा जब, यानी एक चार्ज पार्टिकल है वो लीनियर पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ, लीनियर का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, कब। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से देखना, मैं 3 केस लेता हूँ। पहले थीटा 0 में देखो, कोई भी चीज़ आपको ये पता है ना कि घूमेगी जब या चलेगी अपने रास्ते से जब ही हटेगी जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इसी में जा रहा है बी, इसी डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और जब एक होता है साइन थीटा, दोनों के बीच का जो किसके बीच का एंगल, यहाँ पे हम एंगल देखेंगे वी क्रॉस, यानी वी का और बी का, इन दोनों पे भी ध्यान देना है, स्पीड का और चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स का, थोड़ा ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। साइन 0 और साइन 0 का पूरा का मान ही क्या होता है, 0 हो जाता है। तो फोर्स 0, वो अपने रास्ते से हिलेगा ही नहीं हिलने का मतलब पता है, ये बी है, यदि वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसी डायरेक्शन में, तो ऐसे जाएगा बिना हिले, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही चलेगा, ठीक है, सरल रेखा में गति करेगा। क्योंकि हमारा सवाल जो है वो हमें यही पूछ रहा है सरल रेखीय पथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा कब, वो तब चलेगा जब उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, और तो वो तब नहीं लगेगा जब ऑप्शन नंबर ए मेरा हो, यानी उन वी के बीच में और बी के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। एंगल ध्यान रखना किसके बीच में है, वी और बी के बीच के कोण की बात चल रही है। लेकिन बाकी अदर ऑप्शंस पे भी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए एक एक ऑप्शंस पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये आंसर तो मैच कर गया ना आपको। अब नेक्स्ट में बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले इस ऑप्शंस पे। देखो यदि बी ऐसा हो और वी ऐसा हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे क्यू, इसको वेक्टर फॉर्म में होता है वी क्रॉस बी। वी पे अंगुली रखो, बी के साइड घूमो,
तो वी पे अंगुली रखी मैंने दाएं हाथ की और बी के साइड घुमाई तो अंगूठा अंदर की तरफ आ गया मेरा, अंदर की तरफ मतलब पता है क्या है, फोर्स अंदर लग रहा, यानी फोर्स अंदर लगने का मतलब है कि यदि आपका वी जो है ऐसे जा रहा तो इसको अंदर खींचा जा रहा, अंदर यानी ये अपना मुंह अंदर घुमाएगा और इस कंडीशन में ये सर्कुलर पाथ पे गति करता है। ध्यान से देखना, सर्कुलर पाथ यानी वी इधर है तो इसको पकड़ के इधर खींचा जाएगा, फिर तो ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, ऐसे, यानी इस पर जो फोर्स होगा वो अंदर की साइड लगेगा हमेशा ऐसे। ठीक है, ये एफ के डायरेक्शन है, आई मेरी बात समझे। और इस कंडीशन में ये गोल गोल घूमेगा, यानी ये घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ, या फिर मैं कह दूँ इसको वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा। आई मेरी बात समझे। 180 ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। इस ऑप्शन में कई लोग वृत्तीय पथ का भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि सर्कुलर पाथ पे कब गति करेगा, तो लोग इसको ऑप्शन लगा देते हैं। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले ये देख लो, जब वो ऐसे गति करता है ना थीटा कोण पे, तो इसके दो भाग बनते हैं, मैं बना के देता हूँ। एक बनता है v cos थीटा, एक होता है v sin थीटा, उसने थीटा इधर बनाया। दो वेग है इसके पास, एक साथ वाला है तो साथ वाला इसको आगे लेके जाएगा, ये वाला तो इससे साथ लेके जाएगा क्योंकि b के साथ ही है। ये लंबवत है जो गोल गोल घुमाएगा, तो जैसे ये v sin थीटा परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये इसको गोल घुमाएगा, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये जो साथ वाला है इसको आगे किसका देगा, क्योंकि इसको आगे भी तो गति करानी है ऐसे, और ये इस तरीके से मोशन करेगा, ये आगे भी चलेगा और गोल गोल घूमेगा। तो इसमें ये सर्पिलाकार पथ पे गति कर रहा भाई, सर्पिलाकार, कुंडलिनी, स्पाइरल, इस पे वृत्तीय गति नहीं बोलोगे आप इसे, तो ये ऑप्शन में वृत्तीय गति नहीं आता, इसमें कुंडलिनी या स्पाइरल पाथ आता है। वृत्तीय गति के लिए 90 डिग्री ही मायने रखता है, 90 डिग्री ही जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यदि आपको सर्कुलर पाथ या वृत्तीय पथ पे गति के लिए बोले। लेकिन यदि कुंडलिनी पाथ या स्पाइरल पाथ के लिए बोल रहा हो तो फिर ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। कई बार क्या होता है, वृत्तीय पथ पर गति बोलता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन बोलता है, बट बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, रॉन्ग है, एकदम पूरी तरीके से गलत है। आप ध्यान रखिएगा कब कब होगा वृत्तीय पथ की गति, जब होगी जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, यही करेक्ट आंसर है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है इसीलिए लाया हूँ, कई लोगों को पता नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण, देखो दो टाइप की कोयल होती है, पहले मैं कोयल बना के देता हूँ आपको, मतलब दो टाइप की चुंबक होती है, सॉरी, ये कोयल है, वर्ताकार कुंडली है। ठीक है, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, थोड़ी वर्ताकार कुंडली बना देता हूँ, ये बन गई। अब इसमें चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाले सर्कुलर कोयल में, तो आप एक काम करिए, इसमें करंट देखिए, मान लो मैंने करंट फ्लो कर दिया ऐसे, ठीक है, अपने अंगुलियां रखिए इस पर और अंगुलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए। तो मैंने अपने दाएं हाथ की अंगुलियां रखी और ये दाएं हाथ की अंगुलियां कुछ ऐसे घूम रही है, अंगुलियां ऐसे घूम रही मेरी, इस तरीके से घूम रही, तो जो अंगूठा है वो मेरा बाहर की साइड आ रहा, कहाँ रहा, बाहर की साइड अंगूठा, तो मैं इसको बोलूँगा थंब। क्या बोलूँगा, थंब। और थंब है ना, देखो क्या क्या बताता है, थंब बताता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव को बताएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताएगा, एम वेक्टर को बताएगा। इसके अलावा इस कुंडली का कभी एरिया लेना हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेना हो, तो ये भी ये बताएगा, नॉर्थ पोल बताएगा, एम बताएगा, चुंबकीय आघूर्ण बताएगा, ए वेक्टर बताएगा, और एक साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बताएगा, बी वेक्टर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब एम की डायरेक्शन किधर हुई, तो एम की डायरेक्शन में अंगूठे में ले लो, किधर ले लो, अंगूठे में, और आप ऐसे दिखा दो एम का डायरेक्शन ऐसे। बस सर ये क्या डायरेक्शन हुई, तो मैं और समझाता हूँ। इस कुंडली की जगह यदि मैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बना के एक चुंबक रखता, क्योंकि मेरे को पता है करंट फ्लो हो रहा है, तो एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनता, यानी ये इस चुंबक की तरह ऐसे काम करती, इधर बनता नॉर्थ और इधर बनता साउथ। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा होती है साउथ टू नॉर्थ। किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, और साउथ नॉर्थ को हमेशा पॉजिटिव मान सकते हैं अपन, और साउथ को हमेशा मानते हैं नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं पी वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ नॉर्थ टू साउथ। बार मैग्नेट की तरह काम करूंगा तो नॉर्थ टू साउथ करूंगा, और यदि मैं कहीं पर न्यूमेरिकल करना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि जो थंब रिएक्शन है वो इन चार चीज़ों को बताएगा। ठीक है, अंदर की साइड या बाहर की साइड में बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ऐसी होती कुंडली, ठीक है, ऐसे घूमता, तो आप अंगुली घूमो तो अंगूठा आपका जरूर बाहर की साइड निकल रखा होगा,
तो एम का डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर होगा। ठीक है, ऐसे समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, 35 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया है। तो अगले वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। समझ चाहता हूँ काफ़ी लंबे वीडियो हो जाएंगे तो आप ही बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा, सेल्फ एग्जामिन किया होगा, आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जो भी आपके पढ़ने वाले उन्हें आगे भेजिए, उन्हें पढ़िए, आप भी पढ़िए, बार बार देखिए, खाली टाइम में देखिए, फ़ोन लेके मत बैठे रहिएगा। मैं भी कह रहा हूँ खाली टाइम में देखिए। आप जब बुक्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, आपको लगा मैं बोर हो रहा हूँ, तो इसको आराम से स्पीड तेज करके देखते रहिए और आपका अपना सेल्फ एग्जामिन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में नए वीडियो में। जब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।